नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री का, क्योंकि चुनावी समर में तेजी देखने को मिल रही है। धुआंधार रैलियां हो रही हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आज कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की है। 89 सीटों में से 82 पर धुआंधार प्रचार किया गया। प्रचार अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री और 6 अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने एक ही दिन में 46 विधानसभा क्षेत्रों में हुंकार भरी है, जबकि राज्य के नेताओं ने 36 सीटों पर प्रचार किया है। अगर कुल मिलाकर अगर आपको यह बताया जाए कि आज कौन कौन से बड़े नेता कहां नजर आए, तो सबसे पहले जेपी नड्डा की बात होगी। 3 रैलियां आज उन्होंने की, जिसमें नवसारी, भरूच और राजकोट शामिल रहा। जेपी नड्डा के बाद अगली रैली करने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे। 3 रैलियां नितिन गडकरी की तरफ से की गई और उन्होंने कवर किया जामनगर को, भरूच को और सूरत को। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर भी आज गुजरात में रैलियां करते नजर आए। अनुराग ठाकुर ने 4 रैली की, जिसमें मांगरोल, मांडवी, बारडोली और सूरत वेस्ट में प्रत्याशियों के लिए वो जन समर्थन जुटाते हुए नजर आए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में 3 रैली योगी आदित्यनाथ ने की, जिसमें उन्होंने मोरबी, भरूच और सूरत को कवर किया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने 4 रैलियां की, जिसमें मांडवी, अबडासा, मोरबी, भावनगर में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस चुनावी अभियान में नजर आए। 3 रैलियां उनकी तरफ से की गई, अंजार, गांधीधाम और सूरत में। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने 4 रैली की, जिसमें महुआ, तलाजा, गरियाधर और लिंबायत में वो प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाते हुए नजर आए। भूपेंद्र पटेल भी 4 रैली कर चुके हैं, जिसमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, मोरबी, सूरत में आज वो चुनावी मैदान में नजर आए। सीआर पाटिल ने भी 4 रैली की, अमरेली, सूरत, नवसारी और राजकोट में। कुल मिलाकर अगर आज का दिन गुजरात चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो धुआंधार चुनावी रैलियां बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर्स करते हुए नजर आए हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। सबसे पहले नवसारी, उसके बाद भरूच और इसके बाद राजकोट शहर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने गिनवाई। मोदी सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां आई, उन्होंने केवल वोट बैंक की सियासत की है, देश की जनता को जाति और धर्म में बांटा है। राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि वो देश को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश को तोड़ने के लिए इस यात्रा पर निकले हुए हैं। एक तो हमारी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मालूम नहीं भारत जोड़ों में निकली है, तोड़ों में निकली है, समझ में नहीं आता। इनके नेता बोलते हैं जोड़ो, और जोड़ने क्या जाते हैं वो सुनो। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब ये अफजल कौन है? ये अफजल पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड है। और राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू पहुंच जाते हैं, हम तुम्हारे साथ। और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं। आप भारत जोड़ने निकले हैं या तोड़ने निकले? कल का आपका बयान महापुरुष वीर सावरकर के बारे में, इतना हल्का बयान, स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ, क्या सोच है? तो इसलिए ये तोड़ने निकले हैं, ये जोड़ने नहीं निकले हैं। कोरोना आया, इस शताब्दी का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं एक पेंडेमिक आया इस शताब्दी। 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत में, और 2-2 वैक्सीन तो आपको दी ही। हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, देने वाला हो गया देश में, दुनिया में अपने आप को।
तो गुजरात के चुनावी अखाड़े में फायर ब्रांड नेताओं ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रैली की और तीनों नेताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और उसके बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुजरात के गदर में फायर ब्रांड नेताओं की एंट्री। योगी दिखा रहे हैं दम, विपक्ष हो जाएगा बेदम। अनुराग ठाकुर के हुंकार, विपक्षी खेमा लाचार। तेजस्वी सूर्या की चमक से विरोधी होंगे बेहाल। गुजरात चुनाव का रंग तेजी से चढ़ने लगा है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में नेताओं की फौज उतार दी है। लगातार 7वीं बार जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने मजबूत गढ़ में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का आगाज कर दिया। योगी ने 3 रैलियां की। शुरुआत मोरबी से की, जहां कुछ दिन पहले पुल हादसा हुआ था। हिंदुत्व छवि के तौर पर पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में विकास हुआ है, इसी वजह से बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। कैंपेन के लिए बीजेपी ने तूफानी रणनीति बनाई है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में दम भरा। मोरबी, भरूच, सूरत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा संभाला, ताबड़तोड़ रैलियां की। एक कर सूरत में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर रहे। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुजरात दंगा मुक्त हुआ है तो ये बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी के कारण हुआ। आज गुजरात को 20 साल से ज्यादा समय हो गया। आज हम कह सकते हैं गुजरात में महिलाएं भी सुरक्षित है, पुरुष भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। दंगा मुक्त गुजरात हुआ है तो मेरे भाई और बहनों के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे रंग में दिखे। उन्होंने कच्छ और सूरत में लोगों को संबोधित करते हुए अपने ही अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। आज गुजरात का देश के लिए कंट्रीब्यूशन देखिए। अगर गुजरात नरेंद्र मोदी जी को जन्म नहीं हो देता था, भगवान श्री राम को सम्मान कभी नहीं मिलता था, 370 धारा कभी नहीं जाता था। ये देश को, गुजरात ने देश को इतना बड़ा तोहफा दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी चुनावी मैदान में कूदे। गुजरात चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। रिकॉर्ड मतों के साथ गुजरात में अपनी पारी आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए फायर ब्रांड नेता मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी को यकीन है कि इनकी बैटिंग से अब की बार गुजरात में पुराने स्कोर को भी पार करते हुए रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता में बने रहने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आज सूरत में रैली की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब गुजरात आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप याद करो जब कांग्रेस का शासनकाल था, कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब यहां पर दंगे ना हो।
और मैं आज के युवा से कहना चाहता हूं, जो 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 27 साल का, जो 30 साल का भी होगा, उसको भी याद नहीं होगी, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में गुजरात में दंगे नहीं देखे। कभी कांग्रेस की सरकारें थी तो आधार ये बन जाता था। जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुननी शुरू की, गुजरात में शांति भी हुई, भाईचारा भी हुआ और गुजरात में निवेश भी आया, इंडस्ट्री भी लगी, रोजगार भी आए और हमारा गुजरात नंबर 1 बना है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है मेरे भाइयों। ये गुजरात को आगे बढ़ाना है और जब गुजरात आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। गुजरात के आगे बिना बढ़े बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ता। आज एक पहचान के रूप में आज कल्पना कीजिए G20 यानी कि दुनिया के जो सबसे बड़े 20 देश हैं जिनकी ताकत है, आज उसकी मेजबानी करने का मौका किसको मिल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत को मौका मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों। तो ये विश्लेषण भी आपने देखा, लेकिन इसके साथ ही भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण भी आप तक पहुंचा रहा है। और ये जो विश्लेषण है वो चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। तो आज हम आपको भावनगर जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भावनगर डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सीट पर कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भावनगर जिला जहां पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आती है, हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का कहना है कि यहां की 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस का यह आंकड़ा दोगुना होगा, यानी कि 6 सीटों पर कांग्रेस मजबूत नजर आएगी, अन्य के खाते में यहां कुछ नहीं आएगा। आइए आपको भावनगर जिले की सीट के बारे में भी बता देते हैं और इसके साथ ही यह भी कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर विश्लेषण आखिर क्या किया है। इसमें भावनगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली सीट जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो है महुआ सीट। यहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आएगी। तलाजा सीट पर भी कांग्रेस मजबूत रहेगी। गरियाधार पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। पालीताड़ा सीट पर भी कांग्रेस मजबूत रहेगी और भावनगर ग्रामीण पर बीजेपी मजबूत नजर आने वाली है। भावनगर पूर्व में भी बीजेपी का ही प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भावनगर पश्चिम में हालांकि कांग्रेस मजबूत नजर आ सकती है। इसके साथ ही गड्ढा में बीजेपी मजबूत नजर आएगी तो बोटाद में कांग्रेस। आइए अब जरा इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात महुआ सीट की करेंगे, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले 10 साल से इस सीट पर पति और पत्नी का कब्जा रहा। साल 2017 में बीजेपी के राघव भाई चोंडा भाई मकवाना यहां से निर्वाचित हुए। उनकी जो पत्नी है भावना बहन मकवाना साल 2012 में यहीं से चुनी गई थी। इस बार बीजेपी ने शिवा भाई जयराम भाई गोहिल को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के कनु भाई कलसारिया इस इलाके के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अगली सीट है तलाजा सीट। भक्त कवि नरसिंह मेहता का जन्म स्थान है ये सीट। इस सीट पर कोली समुदाय के वोटर्स का दबदबा है, यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर्स यहां का कोली समुदाय है। साल 2017 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के नेता कनुभाई बरैया यहां से निर्वाचित हुए और इस बार एक बार फिर से कनुभाई बरैया को ही यहां से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से इस बार गौतम भाई चौहान मैदान में है। अगली सीट है गरियाधार सीट। बीजेपी का मजबूत किला गरियाधार सीट है। बीते 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। केशु भाई हिरजी भाई नाकराणी 2012 और 2017 में यहां से निर्वाचित हुए। इस बार केशु भाई नाकराणी बीजेपी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से दिव्येश मनुभाई चावड़ा के साथ उनका मुकाबला इस सीट पर होने वाला है। अगली सीट है पालीताड़ा सीट। बीजेपी का मजबूत किला पालीताड़ा सीट है। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। केशु भाई हिरजी भाई नाकराणी 2012-2017 में यहां से निर्वाचित हुए और इस बार केशु भाई नाकराणी बीजेपी के उम्मीदवार पालीताड़ा सीट से हैं। भावनगर ग्रामीण सीट की अब हम बात करेंगे। साल 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम भाई ओधव जी भाई सोलंकी यहां से निर्वाचित हुए हैं। एक बार फिर से पुरुषोत्तम भाई इस सीट से मैदान में हैं। सोलंकी भावनगर जिले के कद्दावर कोली नेता हैं और कोली समुदाय का इस सीट पर है दबदबा। अगली सीट है जिसका विश्लेषण हम करेंगे वो है भावनगर पूर्व की सीट। भावनगर पूर्व की सीट पर बीजेपी जो कि मजबूत स्थिति में इस बार भी नजर आ रही है। ये बीजेपी का मजबूत किला रहा है। 1999 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है।
साल 2017 में इस सीट से विभावरी दवे निर्वाचित हुए। गुजरात के बड़े चेहरों में विभावरी दवे का नाम शामिल है और इस बार बीजेपी ने सेजल पांड्या को अपना प्रत्याशी इस सीट से बनाया है। अगली सीट है भावनगर पश्चिम की सीट। 2012 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। 2017 में इस सीट से जितेंद्र वाघानी निर्वाचित हुए और इस बार फिर से वाघानी पर बीजेपी ने ही भरोसा जताया। कांग्रेस की तरफ से किशोर सिंह गोहिल मैदान में है। हालांकि आपकी एंट्री के बाद इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। अगली सीट है गढ़ा सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए यह है रिजर्व सीट। साल 2017 में कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी। कांग्रेस के नेता प्रवीण भाई टीडा भाई मारू यहां से निर्वाचित हुए। हालांकि बाद में प्रवीण भाई बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इस बार शंभू प्रसाद जी बलदेव दास टोडिया को यहां से टिकट दिया है। अगली सीट जिसका विश्लेषण हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश की तरफ से किया गया वो है बोटाद सीट। बीजेपी का मजबूत किला बोटाद है। बीजेपी के कद्दावर नेता सौरभ पटेल की यह सीट है। साल 2017 में सौरभ पटेल यहां से निर्वाचित हुए। इस बार बीजेपी ने घनश्याम भाई प्रागजी भाई विराड़ी को इस सीट से टिकट दिया है। तो ये तमाम सीट और उनका विश्लेषण, कौन सी पार्टी की कैसी स्थिति इस बार के चुनावों में नजर आएगी, हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का यह है विश्लेषण। और आइए अब आपको भावनगर की कुछ रोचक जानकारी भी बता देते हैं। आखिर भावनगर जिला क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए वो जाना जाता है, यह है उसकी जानकारी। भावनगर को 1723 में भाव सिंह जी गोहिल ने बसाया। भावनगर को गोहिलवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के पहले भावनगर एक स्टेट हुआ करता था। यहां का अलंग विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। देश में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन भावनगर में ही होता है। और आइए